नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जी के ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। और इस टॉपिक का नाम जो है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति जो होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और यह एग्जाम में जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक से जो है कि हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से और जो है कि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनते हैं। और प्रसिद्ध व्यक्ति को के बारे में भी पूछ लिया जाता है, उनके जो स्पेशलिटी होती हैं, जो उनकी विशेषज्ञता होती है। तो इस टॉपिक को जो है हम देखेंगे एक एक करके। और इसमें हम जो है कि उत्तर प्रदेश के सारे व्यक्तियों के बारे में जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक में हम जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि कुछ व्यक्तियों के नाम लेना चाहूँ तो देखिए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये यूपी के थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी, और जैसे गोविंद बल्लभ पंत हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, वीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव हो गए। और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले इनके बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजीव गांधी हो गए, पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और फिराक गोरखपुरी, ऐसे करके अभी बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये ऐसे करके, और कुछ क्रांतिकारी भी हैं। और ऐसे देखिए, मोतीलाल नेहरू हो गए, मदन मोहन मालवीय और अजीजन बाई, लक्ष्मीबाई, ये सब क्रांतिकारी हैं। जैसे सैयद अहमद खां, और अब बहुत सारे लोग हैं देखिए, जैसे फैजी हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, अबुल फजल, टोडरमल, जियाउद्दीन बर्नी और निजामुद्दीन औलिया, ऐसे करके अभी बहुत सारे पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। और यह टॉपिक जो है एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए, हम जो सबसे पहले व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनके बारे में समझिए। तो क्या लिखा है कि इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। इनकी शिक्षा जो है इंग्लैंड के हैरो स्कूल से शुरू होकर लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा लंदन के इनर टेम्पल में अंतिम रूप से वकालत की पढ़ाई के साथ पूर्ण हुई। तब ये कौन कौन से कॉलेज में पढ़े? हैरो स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज कॉलेज, ये सारे कॉलेज जो है इंग्लैंड में है। अब अगली बात देखिए, 1912 में जो है कि नेहरू भारत लौटे। तो ये आपको याद रखना है, गांधी जी कब भारत लौटे? 1915 में। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत कब लौटे? तो 1912 में। हो सकता है एग्जामिनर ये भी पूछ ले, तो याद रखिए ये जो है कि 1912 में नेहरू जो है भारत लौटे। तत्पश्चात 1916 में इनका विवाह जो है कमला नेहरू से हुआ। तो इनकी वाइफ का क्या नाम है? कमला नेहरू। तो याद रखिए। 1917 में इनकी बेटी जो है इंदिरा ने जन्म लिया। तो इंदिरा गांधी का जन्म जो है 1917 में हुआ था। अब आगे देखिए, 1926 से 28 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। तो याद रखिए कि ये जो है कि 1926, 27, 28 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे। उन्होंने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग को पारित कराया तथा 26 जनवरी 1930 को लाहौर में तिरंगा फहराया। तो यह लाइन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो याद रखिए कि ये महासचिव कब थे? तो 1926 से 28 तक। और ये पहली बार जो है अपने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, वो भी लाहौर अधिवेशन का 1929 में। और इसी में सबसे बड़ा काम किया जो है कि पूर्ण स्वराज की मांग के, रावी नदी के किनारे जो है पूर्ण स्वराज की मांग के, तथा 26 जनवरी 1930 को लाहौर में तिरंगा फहराया। तो याद रखिए कि लाहौर में तिरंगा कब फहराया गया? 1930 में, 26 जनवरी को। और इसी दिन जो है कि हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल। तो यह लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह इनका महत्वपूर्ण कार्य था। और एग्जाम में पूछा भी गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब की गई थी? तो याद रखिए 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर।
अब अगला देखिए, नेहरू ने गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कई बार जेल भी गए। 1944 में अहमदनगर की जेल में कैद रहते हुए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की। तो आपको याद रखना है कि यह 1944 में जो है कि अहमदनगर की जेल में कैद थे और इसी जेल में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब लिख रहे थे तो कौन सी जेल में बंद थे, तो अहमदनगर। तो याद रखिए। अब आगे देखिए, 1946 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो पहली बार जो है अंतरिम सरकार का गठन इंडियन के हाथ में कब आया? 1946 में। तथा भारत के आजाद होने पर उन्होंने पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। तो ये भारत के हमारे जो है कि पहले प्रधानमंत्री थे। 1955 में उन्हें जो है कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इनको भारत रत्न कब मिला? 1955 में। अब आगे देखिए, गुटीय राजनीति से स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन लिया। इस संदर्भ में उन्होंने गुटनिरपेक्षता, पंचशीलता और बाडूंग सम्मेलन इत्यादि की भूमिका निभाई। तो एग्जाम में जो है कि पंचशील के बारे में पहले यूपीपीसीएस पूछ चुकी है, तो हो सकता है गुटनिरपेक्ष के बारे में पूछ ले और बाडूंग सम्मेलन। तो तीनों सम्मेलनों को आप याद रखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है कि 27 मई 1964 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो। तो इनके मृत्यु जो है 1964 में होगी। तो दोस्तों ये हमारा हो गया तथ्य जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अब जो है कि हम देख लेते हैं मोतीलाल नेहरू के बारे में, फिर हम अन्य लोगों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू के बारे में पहला तथ्य देखिए, इनका जन्म 6 मई 1861 को हुआ प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू जो है कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, तो याद रखिएगा। तो इनका जन्म जो है 1861 में प्रयागराज में हुआ और उनका जन्म कब हुआ था? 1889 को, जवाहरलाल नेहरू का। तो इनका जन्म जो है 1861 में प्रयागराज में हुआ। इसके जो है इनके पिता का नाम क्या था? तो गंगाधर नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू या मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के दादाजी का क्या नाम था? तो गंगाधर नेहरू। तब पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। तो जो है कि पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। मोतीलाल नेहरू के पत्नी का नाम स्वरूप रानी। अगर आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जो है कि वहां पर एक स्वरूप रानी और कमला नेहरू, स्वरूप रानी हो गई मोतीलाल नेहरू की वाइफ और कमला नेहरू हो गई जवाहरलाल नेहरू की वाइफ। इन दोनों लोगों के नाम पे जो है कि यहाँ पर अस्पताल है, कमला नेहरू अस्पताल भी है और जो है कि स्वरूप रानी। अब आगे देखिए, इनकी गणना भारत के महत्वपूर्ण प्रभावशाली वकीलों में की जाती थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 के अमृतसर और 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये दो जो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, एक अमृतसर की, एक कलकत्ता की। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने पर उन्होंने CR दास के चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1923 में। कौन किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और उस टाइम CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव। ये बात भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकालत की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके लिए इन्हें स्वर्ण पदक भी मिला था। तो याद रखिए। प्रारंभ में इन्होंने अरबी एवं फारसी की शिक्षा प्राप्त की। तो इनको जो है अरबी, फारसी, हिंदी, इंग्लिश कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। मोतीलाल नेहरू ने अपने पेशे में सफलता हासिल करते हुए इलाहाबाद में एक घर खरीदा जिसका नाम आनंद भवन है। तो आपको पता होगा आनंद भवन भी, अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो बहुत घूमे होंगे, पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। और यहाँ पर एक जो है कि तारामंडल भी है। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था कि मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता हूँ, परंतु मेरी इच्छा पूर्ण न हो सकी।
तो ये चाहते थे कि मैं एक आज़ाद भारत में जो है कि आज़ाद भारत में मरूं, मतलब भारत को आज़ादी दिला दूं। लेकिन दुर्भाग्य से 1931 को लखनऊ में जो है कि इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक बार जेल जाने वाले मोतीलाल नेहरू का निधन जो है 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में हो गया था। इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने क्या कहा था? तो याद रखिए, कहा था कि यह चिता नहीं, राष्ट्र की हवन कुंड है तथा यज्ञ में डाली गई यह महान आहुति है। तो याद रखिए कि गांधी जी एग्जाम में आजकल ट्रेंड आ गया है कि लोगों के कथन को पूछ लेते हैं। तो गांधी जी ने किसके मृत्यु पे कहा था ये बात? तो मोतीलाल नेहरू पे की मृत्यु पे। और क्या कहा था? फिर से सुनिए, कहे थे कि यह चिता नहीं, राष्ट्र की हवन कुंड है, राष्ट्र का हवन कुंड है तथा यज्ञ में डाली गई महान आहुति है। तो यह बात जो है मोतीलाल नेहरू के लिए बोली गई थी। तो याद रखिए। अब चलिए अगला जो है, अगली पर्सनालिटी जो है, अगला व्यक्तित्व जो है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। अब देखिए, अभी हम लोगों ने 1861 में जो है कि जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू के बारे में भी पढ़ा और 1861 में जो है इनका भी जन्म हो रहा है। तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ। इनके पिता का नाम जो था पंडित ब्रजनाथ और माता का नाम था मुन्ना देवी। मालवीय जी सत्य, व्यायाम, देशभक्ति एवं आत्मत्याग में अद्वितीय थे। कर्म ही इनका सर्वोच्च जीवन आधार था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात वे एक कुशल शिक्षक बने। 1902 में मालवीय जी तत्कालीन संयुक्त प्रांत की विधान परिषद हेतु निर्वाचित हुए। मतलब ये तत्कालीन विधान परिषद मतलब उत्तर प्रदेश। तो 1902 में यह जो है विधान परिषद हेतु निर्वाचित हुई। तो याद रखिए 1902 में। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का एक लोकप्रिय अंग मानते थे। उनके अनुसार भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता है। जो ये इनकी इलिटरेसी है, यह भारत के पिछड़ेपन का कारण है। अतः इन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने हेतु विशेष ध्यान दिया। इसी संदर्भ में इन्होंने 1916 में बनारस में जो है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU कहते हैं, की स्थापना की। तो याद रखिए कि BHU की स्थापना कब हुई? 1916 में। किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है कि BHU की स्थापना के समय इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वो महात्मा गांधी ने। ये बात एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनकी मृत्यु जो है कि 1946 में हो गई। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत जो है, मरने के बाद इन्हें 2014 में जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया। मालवीय जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ध्यान रखना कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देके इनमें कौन जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी रहा नहीं। तो ध्यान दीजिए कि ये रह चुके हैं। इनका लगाव जो है कि हिंदू सभा तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों से रहा। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रयाग एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की। तो ये तथ्य हो गए हमारे मदन मोहन मालवीय के बारे में। अब अगला देखिए, अब हम पढ़ते हैं अजीजन बाई के बारे में। अब ये कौन है? तो देखिए इनका जन्म जो है 1832 में लखनऊ में हुआ था। यह कानपुर में जो है कि एक तवायफ मतलब कि डांसर का काम करती थी, नर्तकी, फोक डांस। 1857 की क्रांति में जो है अजीजन बाई ने नाना साहब के कहने पर ब्रिटिश से टक्कर लेने हेतु महिलाओं का सशस्त्र दल संगठित किया। तो याद रखिए कि ये 1857 क्रांति में महिलाओं का एक सशस्त्र संगठन चलाती थी। सैनिकों को हथियार देना, घायल सैनिकों का देखभाल करना, प्यासे सैनिकों को पानी उपलब्ध कराना अजीजन बाई का मेन काम था। जब अजीजन बाई को गिरफ्तार करके ब्रिटिश कमांडर हेनरी हैवलॉक के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा एक भारतीय क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां के बारे में बताने की शर्त पर मुक्त करने का वायदा किया गया,
तब अजीजन बाई ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया और परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये कह रहा है कि अब आपको सबसे पहले जानना है कि हैवेलॉक जो था उस टाइम लखनऊ का 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व कर रहा था। तो कौन कर रहा था? हैवेलॉक। और इन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और अंग्रेज कहे हैं कि अजीमुल्ला खान के बारे में आप बताओ तो मैं आपको छोड़ दूंगा। यह इन्होंने जो है कि मना कर दिया बताने से और परिणाम स्वरूप इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, इसी संदर्भ में एक प्रसिद्ध इतिहासकार सर जॉर्ज ट्रेवेलियन ने अजीजन बाई का वर्णन एक योद्धा के रूप में निम्न प्रकार से किया। तो ध्यान रखिए कि जॉर्ज जो ट्रेवेलियन है एक इतिहासकार थे, इन्होंने इनका वर्णन योद्धा के रूप में किया है और कुछ बोला है। तो सुनिए, वो घोड़े पर सवार सैनिकों की वेशभूषा में अनेक तमगे लगाए, एक हाथ में बंदूक धारण किए हुए बिजली की भांति ब्रिटिश सैनिकों को रौंदती चली जाती थी। उसके साथ हमेशा महिलाओं की टुकड़ी भ्रमण करती रहती थी। तो यह बात जो है कि जॉर्ज ट्रेवेलियन ने कहा था अजीजन बाई के बारे में, तो याद रखिएगा ये बात। अब वहाँ ऑप्शन में आपको अजीजन बाई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम दे सकता है। तो ध्यान रखिए कि लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं कही है ये बात, अजीजन बाई के बारे में कही गई। कौन कहा है? जॉर्ज ट्रेवेलियन। तो ये रहा इनके बारे में फैक्ट। अब चलिए हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख लेते हैं। जब अजीजन बाई के बारे में बात हो रही है तो ये भी एक महान योद्धा थी, वीरांगना थी। इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1928 को काशी के पवित्र एवं पुण्य क्षेत्र 80 घाट वाराणसी में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 80 घाट वाराणसी में। तो याद रखिए, इनके बचपन का नाम क्या था? मनु, मतलब मणिकर्णिका। तो आपको पता होगा कि जैसे कि बनारस में 80 घाट है, वैसे ही मणिकर्णिका घाट भी है और इनके बचपन का नाम मनु था। लोग प्यार से उनको मणिकर्णिका भी कहते थे। इनके पिता जो थे मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव सेकंड की सेवा में थे। इनका विवाह जो है झांसी के महाराजा जो है गंगाधर राव से हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका विवाह जो है कि झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। झांसी के ये बाद में शादी करके यहाँ झांसी में जाती हैं गंगाधर राव के साथ, और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो है ये झांसी का कमान संभालती है, इसीलिए हम इनको झांसी की रानी कहते हैं। तो ये रहा। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनका विवाह किसके साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम जो है दामोदर राव था। रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण अंग्रेजों के पेंशनर पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में बिठूर कानपुर में हुआ। देखिए, इनका पालन पोषण जो है बिठूर कानपुर में हुआ। ये जन्म कहाँ ली? वाराणसी में। शादी कहाँ हुआ? झांसी में। और पालन पोषण कहाँ हुआ? बिठूर में, कानपुर में। बाजीराव ने इन्हें छबीली नाम दिया। तो ध्यान रखिए, इनका नाम क्या था? असली नाम तो लक्ष्मीबाई था, रानी की उपाधि थी, मनु भी नाम था, मणिकंका भी नाम था और छबीली भी नाम है। रानी लक्ष्मीबाई ने बाजीराव से ही तलवारबाजी सीखी। अब देखिए, आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को, अब ध्यान दीजिए कि जो दामोदर राव थे इनके गंगाधर राव से हुए पुत्र नहीं थे, ये दत्तक पुत्र थे, मतलब इन्होंने गोद लिया था। इसी कारण आगे क्या हुआ सुनिए। तो आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकार स्वीकार कराने हेतु कंपनी सरकार से आग्रह किया, परंतु असफल हो गई। तो कंपनी की सरकार ने पहले एक रूल निकाल दिया था कि जो भी अगर दत्तक पुत्र होगा वो बाद में राजा नहीं बनेगा। तो इसीलिए कंपनी की जो सरकार थी, ब्रिटिशर्स मना कर दिए। अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की प्रसिद्ध क्रांति का नेतृत्व किया। वे जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहानी पहले की है कि इनको दत्तक पुत्र जो है स्वीकार करने से अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो ये जो है कि इसका बदला लेना चाहती थी। तो बाद में आगे जो है कि 1857 की क्रांति हुई और ये अपनी इस बात का बदला लेने के लिए इसमें शामिल हो गई।
और जो है लड़ते लड़ते ये जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। अब आगे चलिए हम देख लेते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। ये इतिहास की जो है मुस्लिम की काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है। इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको अब ध्यान से देखिए। इनके बहुत सारे कार्य हैं मुसलमानों के लिए और देश के लिए। तो देखिए इनका जन्म जो है 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। तो ध्यान रखिए कि दिल्ली में हुआ था। ये मुस्लिम शिक्षक, लेखक, विधिवेत्ता एवं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक थे। अब ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई तो 1875 में हुई। बाद में इसका नाम जो है बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया, वो भी हम आगे देखेंगे। जो है कि सैयद अहमद खान ने 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में काम शुरू किया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क थे। 1841 में मैनपुरी में उप न्यायाधीश की योग्यता प्राप्त करके विभिन्न स्थानों पर न्यायिक कार्य किए। सर सैयद अहमद खान जो है 1857 में सदर अमीन नियुक्त हुए। तो सदर के ये जो है अमीन नियुक्त हुए। 1876 में वे सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज सुधारक बन गए। उन्होंने मुस्लिम समाज में सुधार और मुसलमानों में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार हेतु अलीगढ़ में जो है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो अभी हमने पढ़ा। तो कब किए? तो 1875 में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मुसलमानों के लिए जो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की बात किसने कही थी? तो ये सर सैयद अहमद खान थे। तो ये पहले तो क्या है कि ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करते हैं। फिर 1875 में ये जो है इसी को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि बाद में विश्वविद्यालय बनता है। और जो है कि ये साइंटिफिक सोसाइटी के माध्यम से अंग्रेजी एवं उर्दू में द्विभाषी पत्रिका निकालते थे। तो एग्जाम में पूछा गया कि साइंटिफिक सोसाइटी नामक पत्रिका कौन चलाते थे? तो ये सर सैयद अहमद खान चलाते थे, वो भी अंग्रेजी में और उर्दू में। इनका मृत्यु जो कि 1898 में हो गया। अब अगले व्यक्ति देखिए कौन है? अबू अल फैज इब्न मुबारक, जिनको फैजी कहा जाता है। तो इनके बारे में चलिए देखते हैं ये कौन व्यक्ति हैं असल में। इनका जन्म सितंबर 1547 में हुआ था। ध्यान दीजिए कि 1547 में, मुगल टाइम की बात हो रही है। वर्तमान आगरा में। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था, जो अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान थे। फैजी एक श्रेष्ठ कवि व इतिहासविद थे। बचपन से ही ये कविता करने लगे थे। इनकी प्रतिभा से अकबर बहुत खुश हुए। तो ध्यान रखिए कि ये अकबर के समकालीन है। अब आगे देखिए, अकबर ने फैजी को आगरा के और कल्पी के और कलिंजर का सदर नियुक्त किया। कहाँ के? आगरा के, काल्पी के और कलिंजर के। कलिंजर कहाँ है? बांधा में। अब देखिए, शेख फैजी को धार्मिक संकीर्णता से बहुत ही घृणा थी। मतलब ये धार्मिक संकीर्णता, जो धर्म के प्रति बहुत एकदम जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं, इससे इनको नफरत थी। तथा वह दरवेशों, संतों एवं फकीरों से आदर पूर्वक व्यवहार करते थे। अब देखिए, फैजी ने भास्कराचार्य के गणित पर आधारित संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। अब ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भास्कराचार्य के गणित पर आधारित संस्कृत ग्रंथ लीलावती। तो लीलावती की रचना पहले आप याद रखिए कि कौन किया? भास्कराचार्य। और लीलावती की बुक को जो है इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। तो याद रखिए, एग्जाम में अनुवाद से भी क्वेश्चन आते हैं। इनकी मृत्यु क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण दक्षिण अभियान से लौटने के क्रम में अक्टूबर 1595 में हुई। किससे मृत्यु हुई? क्षय रोग से। क्षय रोग क्या होता है? टीबी, तपेदिक। प्रारंभ में इन्हें आगरा के रामबाग में दफनाया गया, तो परंतु बाद में सिकंदरा के निकट दफनाया गया। तो ध्यान रखिए कि इनका जो है मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में।
अब देखिए अगला जो व्यक्ति है हमारा वो है अबुल फजल। तो देखिए अबुल फजल का जन्म जो है आगरा में हुआ था। तो हमने देखा कि जो है कि इनका फैज़ी का जन्म भी आगरा में हुआ था। अबुल फजल का जन्म भी आगरा में हुआ। अकबर ने इन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाया। तो ध्यान दीजिए कि ये अकबर के समकालीन थे, मतलब अकबर के दरबारी थे। और दरबार में इनका काम क्या था, तो ये मुख्य सलाहकार थे। आगे चलकर अकबर ने इन्हें दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। ये अकबर के दक्षिण अभियान के नेतृत्वकर्ता भी बने। अबुल फजल विभिन्न भाषाएं जैसे कि अरबी में, तुर्की में, फारसी में, हिंदी में, संस्कृत में ये पारंगत थे और ये इसके विद्वान थे कई सारी भाषाओं के। इनकी रचना जो है आईने अकबरी है। तो यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिए कि आईने अकबरी किसकी रचना है, अबुल फजल की, तथा अकबरनामा, आईने अकबरी तथा अकबरनामा। अब दोनों चीजें एक ही हैं लेकिन इसका पार्ट 1 पार्ट 2 है। तत्कालीन इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। दक्षिण अभियान से वापस लौटने के क्रम में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो अबुल फजल की हत्या कौन करता है, वीर सिंह बुंदेला। कौन कहा था, जहांगीर, कि इनको मार दो। अब देखिए अगला हमारा जो व्यक्ति है वो टोडरमल है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सारे व्यक्ति जो हैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यह जो है कि यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टोडरमल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में जन्मे टोडरमल मुगल कालीन इतिहास में महानता हासिल की। कहाँ के थे, सीतापुर के। टोडरमल जो है प्रारंभ में शेरशाह सूरी की सेवा में रहे। ये स्टार्टिंग में शेरशाह सूरी के भी समकालीन थे लेकिन बाद में मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। और ये यहाँ जो है अकबर के नवरत्नों में क्या थे, राज्य मंत्री का पद था इनका। तो एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे पूछे जाते हैं कि अकबर के जो नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से थे वो हम बाद में देखेंगे। तो ये ध्यान दीजिए कि उनमें से एक टोडरमल भी थे और यह यहाँ के राजस्व मंत्री थे। तो इस बात को याद रखिए। टोडरमल ने जो है कि 10 साला बंदोबस्त स्थापित किया था। अब यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कि 10 साला बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया, तो टोडरमल ने। अब ये 10 साला बंदोबस्त था क्या, तो जो भूमि स्वराज व्यवस्था का नवीन स्वरूप था। तो भूमि राजस्व व्यवस्था का यह एक नवीनतम स्वरूप था 10 साल। टोडरमल एक योग्य वित्त मंत्री के साथ साथ एक कुशल सैन्य संचालक भी थे। तो ये राज्य जो है कि राजस्व मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे और एक कुशल सैन्य संचालक भी थे। अब अगला जो व्यक्ति है वो है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी का जन्म बुलंदशहर जिले के वरण में हुआ था। यह एक महान इतिहासकार थे। जियाउद्दीन बर्नी जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। इनके टाइम में ये थे, इनके दरबार में, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इनकी व्याख्यात कृति फतवा जहानदारी है। तो इनकी जो कृति है, बुक है, वो है फतवा जहानदारी। समकालीन प्रशासन की महत्वपूर्ण रचना सिद्ध हुई। वहीं इनकी दूसरी कृति जो है तारीखे फिरोज शाही, तो ये वाला ज्यादा फेमस है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट में ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक के, फिर इनके मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। तो इन्होंने जो है इनके बारे में तारीखे फिरोज शाही लिखी है और फतवाए जहानदारी भी इन्होंने लिखी। अब अगले व्यक्ति है निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया के बारे में हम देखते हैं। तो इनका जन्म जो है 1238 में हुआ था। कुछ स्रोतों में इन्हें 1236 का भी बर्थडे माना जाता है इनका। तो देखिए इनका जन्म जो है 1238 में महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ। तो निजामुद्दीन औलिया का इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ, बदायूं में हुआ। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। तब ये किसके चेले थे, तो बाबा फरीद के। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु का क्या नाम था, तो बाबा फरीद था। इनका संपूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार प्रसार में बीता। इनकी मृत्यु 1325 में हुई।
इनके अनुसार जो है इबादत से ज़्यादा पुण्य ज़रूरतमंदों की मदद करने से प्राप्त होता है। इन्होंने खुदा की इबादत को 2 तरीके से समझाया, क्या है? लाज़मी और मुक्तादी। इबादत क्या होता है? मतलब अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह का सिजदा करना। तो इन्होंने इसका 2 तरीका बताया था, लाज़मी और मुक्तादी। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए ये चीज़ें हैं क्या? तो लाज़मी में जो है कि हज, रोज़ा रखना तथा खुद को सजदा शामिल है। लाज़मी क्या है? लाज़मी में हज, रोज़ा रखना तथा खुदा का सजदा शामिल है। इसका लाभ केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो इसका ध्यान करते हैं। अब मुत्तादी क्या है? इसमें क्या है कि दूसरों की मदद करना, लोगों से आपसी भाईचारा रखना, ईमानदारी से काम करना, ये जो है कि ये है। अब मुत्तादी से प्राप्त होने वाला लाभ कभी खत्म नहीं होता। तो इन्होंने पहले ही कहा था कि इबादत से ज़्यादा पुण्य है ज़रूरतमंदों की मदद करना। तो इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, कहा कि लाज़मी भी आप करिए और मुत्तादी भी करिए। लाज़मी में क्या था कि अल्लाह के दरबार में जाइए, सिजदा करिए, हज करिए, रोज़ा रखिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप दूसरे की मदद भी साथ-साथ करिए और यह काम करेंगे तो कभी यह जो लाभ है वो कभी खत्म नहीं होगा। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये है बात निजामुद्दीन औलिया की। इसमें आपको बोल बच्चन ये सब हो गए। काम की बात ये है कि निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत है और इनके गुरु का नाम है बाबा फरीद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और याद रखना है कि ये लाजमी और मुत्तादी 2 व्यवस्था स्टार्ट किए थे। अब आगे बढ़िए। अब ये सब हमने देख लिया अभी। अब चलिए हम महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इनका जन्म जो है 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में हुआ। ये उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता जो थे पंडित मुरलीधर तथा माता का नाम मूलमती था। इनके माता का नाम बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी एवं चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। बिस्मिल जो है एक महान क्रांतिकारी थे और यह चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे और इन्होंने जो है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर काकोरी बम कांड और जॉन सैंडर्स के ऊपर बम फेंका। और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है कि मैनपुरी कांड से भी जुड़ा हुआ है। अब तब आगे देखिए, काकोरी कांड में इन्हें जो है कि 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। तो यूपीपीसीएस में यह एग्जाम पूछा गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कौन से जेल में फांसी दी गई? तो गोरखपुर जेल में। और यह पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो शाहजहांपुर में। दोनों बातें पूछी जा चुकी हैं ऑलरेडी। अब देखिए बिस्मिल जो है उच्च कोटि के कवि थे, शायर थे, बहुभाषाविद थे। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। अनुवादक भी थे तथा साहित्यकार थे। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अनेक प्राणों की आहुति दे दी। जो है इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी संदर्भ में इनके द्वारा लिखित सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आपको ये पता होगा कि सरफरोशी की तमन्ना जो है इनके द्वारा लिखी गई है। जैसे अमर गीतों ने प्रत्येक भारतवासी के दिल में जगह बनाई। अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के लिए ऐसी चिंगारी छिड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर अंग्रेजी शासन के भवन को लाक्षागृह में बदल दिया। अब देखिए बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्यवाही के तहत 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड का अंजाम दिया। काकोरी कांड कहाँ है? लखनऊ में। अब हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अब काकोरी कांड में ये हुआ था कि 9 अगस्त 1925 को 10 लोग मिलके काकोरी से एक मालगाड़ी की ट्रेन आ रही थी। इसमें बहुत सारे जो है आयुधक हथियार थे। इन्होंने जो है इसको लूटा बिस्मिल के साथ जो है 10 और लोगों ने। अब देखिए आगे, फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय बिस्मिल ने अपने अंतिम इच्छा व्यक्त की और कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हूँ। इन्होंने क्या कहा था? आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हूँ।
ये है बात रही राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम मैनपुरी कांड से जुड़ा है, काकोरी बम एक्शन से जुड़ा है और जॉन सॉन्डर्स की हत्या से जुड़ा है। तो ये रहा हमारा, हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखा। अब हम जो है कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देखते हैं, बातें पढ़ते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को चंदौली जिले के मुगल सराय में हुआ। तो हम जो है कि आपको पता होगा कि हम लोग जो है कि 2 अक्टूबर को 2 लोगों की जयंती मनाते हैं, एक तो महात्मा गांधी की और एक लाल बहादुर शास्त्री की, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? चंदौली जिले के मुगल सराय। इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद, माता का नाम था रामदुलारी देवी, इनकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री। अब आगे देखिए, ननिहाल में रहते हुए इन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। अपने नानी के घर यह जो है पहले रहते थे बचपन में, और वहीं से इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 की क्लास में प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात हरिश्चंद्र हाई स्कूल एवं काशी विद्यापीठ से इन्होंने एमए किया। हरिश्चंद्र हाई स्कूल से और काशी विद्यापीठ से इन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर, तो ध्यान दीजिए कि जो है लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे, और महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1921 में विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, जिसके बाद यह कई बार जेल गए। अब आगे देखिए, 9 जून 1964 को शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री का जो है प्रभार संभाला। तो यह जो है कि 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्होंने किसानों तथा देश के सीमा सुरक्षा बलों के प्रति प्रभार व्यक्त किया और नारा दिया, जय जवान जय किसान। अब ये किसानों के प्रति और देश की सुरक्षा बलों के प्रति इतना तत्पर क्यों थे? अब ये इसलिए थे कि अब देश में किसानों के प्रति मैं पहले बताता हूँ। तो यही वो टाइम पीरियड था, 70 का दशक था, 1964 से 1970 के टाइम था। इसमें भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत कम हुआ और जो है खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हुई। लोगों के पास खाने के लिए जो है अन्न नहीं था। दोनों टाइम लोग खा नहीं सकते थे, एक टाइम खाते थे, एक टाइम भूखे सोते थे, उपवास रखते थे, जो है कि उपवास रखते थे मतलब व्रत रहते थे। तो इसलिए यह किसानों और देश की सुरक्षा बलों के प्रति आभार करते थे, और देश के सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करते थे इसलिए कि इन्हीं के टाइम पीरियड में 1965 में जो है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और जिसमें कि आपको पता है कि भारत ने जो है कि विजय हासिल की। तो इसलिए इन्होंने उस टाइम नारा दिया, जय जवान जय किसान, मतलब जवान भी देश के लिए इम्पोर्टेंट है और किसान तो है ही। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को विजय दिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तत्पश्चात जो है ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है कि विदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में, समझौते को हस्ताक्षर करते समय। तो ध्यान रखिएगा, और यह समझौता जो है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय के लिए था। तो बात यह थी कि 1965 के युद्ध में भारत ने बहुत सारे सैनिकों को पकड़ लिया था। तो ये रूस के जो है मध्यस्थता में एक ताशकंद में समझौता हुई, जिसमें कि अब आपको बता दूं कि ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो उज्बेकिस्तान देश के ताशकंद में यह समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ। तो एग्जाम में पूछा गया है कि ताशकंद समझौता किन 2 प्रधानमंत्रियों के बीच में हुई थी? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति के लिए संपूर्ण भारत याद करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने 1966 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। अब आगे देखिए, हम इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हैं। इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनती हैं वो इंदिरा गांधी बनती हैं।
तो इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में, हम लोग जवाहरलाल नेहरू के टाइम में पढ़े थे कि ये इनकी बेटी थी। 1917 में इनका विवाह हुआ, जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। तो आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद जो है यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये भारत की तीसरी महिला प्रधानमंत्री थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के बाद, और फिर जो है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये तीसरी प्रधानमंत्री थी। इनके शासनकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा भूमि हदबंदी योजना जो है लागू की गई। इनके समय में राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स भी समाप्त कर दिया गया। अब ये प्रिवी पर्स क्या था राजा महाराजाओं को दिए जाने वाला? आज़ादी के पहले राजा महाराजा जो थे कि राजा महाराजा थे, लेकिन आज़ादी होने के बाद राजा महाराजा की उपाधि समाप्त कर दी गई और यह बस नाम के राजा रह गए, बाकी एक आम व्यक्ति थे। तो सरकार ने कहा कि आप राजा महाराजा नहीं रहेंगे, जो है आप अपना क्षेत्र जो है अखंड भारत में मिलाइए, मैं आपको एक जो है कि प्रिवी पर्स दूंगी, मतलब कि मैं आपको पेंशन दूंगी पेंशन। तो ये प्रिवी पर्स क्या था? इनको पेंशन दिया था, और ये पेंशन जो है बहुत बड़ी राशि थी, जो है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की थी। तो उस टाइम इतना पैसा नहीं था, तो ये दिया जाए, तो इन्होंने जो है कि इसको समाप्त कर दिया गया। और फिर देखिए 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आगे चलिए गोविंद बल्लभ पंत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? मनोरथ पंत। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। इनके पिता का नाम मनोरथ, पत्नी का नाम गंगा देवी। और जो है ये अल्मोड़ा में जन्मे। उस टाइम अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में था, अभी अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड में है। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, आगे चलकर भारत के गृह मंत्री भी बने। यूपी के पहले मुख्यमंत्री और इन फ्यूचर ये आगे गृह मंत्री भी बने। भारत की स्वतंत्रता हेतु ये कई बार जेल गए, तो ऐसा कोई जो है कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं होगा जो जेल नहीं गया हो। तो देखिए 7 मार्च 1961 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अभी मैंने आपको कई सारे लोगों को बताया कि भारत रत्न मिला, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, आप ये कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगले हैं चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म होता है 1902 में हापुड़ में। उत्तर प्रदेश का जिला हापुड़ है, दिल्ली मेरठ के पास। तो 1902 में होता है। इनके पिता का नाम चौधरी मीर सिंह है। ये जो है कि प्रसिद्ध किसान नेता थे, तो ध्यान रखिएगा ये किसान नेता थे। भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक दिन भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ये अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो कभी लोकसभा में गए ही नहीं। इनकी मृत्यु 1987 में दिल्ली में हो गई। अब देखिए अगले व्यक्ति हैं वीपी सिंह। अब देखिए इनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ और वीपी का फुल फॉर्म क्या है? विश्वनाथ प्रताप। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह यह जो है जन मोर्चा पार्टी के संस्थापक थे। यह देश के प्रधानमंत्री के रूप में पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है कि वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की गठन किया और इनकी मृत्यु 2008 में दिल्ली में हुई। तो इनके पार्टी का नाम जन मोर्चा पार्टी था। इनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। अब अगले व्यक्ति हैं मुलायम सिंह यादव। इनको कौन नहीं जानता होगा। इनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई गांव में हुआ। ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, जिसको शॉर्ट में सपा कहा जाता है, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। अभी इनके उत्तराधिकारी हैं अखिलेश यादव। तो ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ये 3 बार जो है यूपी के सीएम बन चुके हैं।
अब जो है इन्होंने भारत सरकार में रक्षा मंत्री के पद पे भी कार्य किया है, तो याद रखिएगा। ये कहाँ से थे? इटावा से, इटावा के सैफई से। अब आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। ये जो है आरएसएस के विचारक और जनसंघ के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये जो आरएसएस है इसी का फुल फॉर्म है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालन के दौरान इनका परिचय आगरा के नानाजी देशमुख और श्री भाऊजी जुगड़े से हुआ। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के नजदीक दुर्घटना से हुआ, रेलवे दुर्घटना से। और भारत सरकार ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदलकर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसको पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन कहते थे, इसका नाम क्यों रखा गया। तो इनकी मृत्यु यहीं पर रेल दुर्घटना से हुई थी। अब आगे देखिए, अगले हमारे व्यक्ति है राजीव गांधी। ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उस टाइम जो है ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, और अभी भी ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री ही हैं 40 वर्ष की उम्र में। इन्हें जो है मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी हत्या हुई थी 1991 में तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करते समय लिट्टी द्वारा मानव बम से। अगले व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। इनका जन्म 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद में हुआ था। ये एक समाज सुधारक थे, राजनयिक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और पत्रकार थे। इन्हें जो है 1961 में भारत रत्न मिला। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अच्छे वक्ता एवं कवि थे। इन्हें कुशल वक्ता एवं जो है कार्य कुशलता के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक अवार्ड, बेस्ट सांसद अवार्ड और भारत रत्न। जो है इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के एम्स में हुई। तो ध्यान रखिए, पहले ग्वालियर जो था वो संयुक्त प्रांत में आता था। अब अगला देखिए, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। इनका जन्म जो हुआ 1975 में सीतापुर में हुआ। इनके पिता का नाम गोपीचंद पांडे था, मम्मी का नाम था मोहिनी पांडे। और गोपीचंद, ये मनोज कुमार पांडे हैं कौन? तो ध्यान दीजिए, इन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान 1/11 गोरखा राइफल यूनिट में कैप्टन रैंक के अधिकारी के रूप में भूमिका निभाई। तो इनका संबंध कारगिल युद्ध से है और इसमें कैप्टन थे ये। इनका नाम ही है कैप्टन मनोज कुमार पांडे। ये बहुत दिनों तक, लगभग 20,000 फीट तक ऊंची पहलवान चौकी पर पूरे जोश और हिम्मत से डटे रहे। यह कारगिल युद्ध के दौरान 9 जुलाई 1999 को जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। मरने के बाद इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब आगे देखिए, फिराक गोरखपुरी। इनका मूल नाम जो है रघुपति सहाय है। इनका जन्म 1896 को गोरखपुर में हुआ, इसीलिए इनका नाम है फिराक गोरखपुरी। ये इनका जो है निक नेम है। इनका असली नाम क्या है? रघुपति सहाय। इनका कार्य मुख्यतः साहित्य में रहा, जिसमें उर्दू, फारसी, हिंदी, ब्रज की विशेष भूमिका रही। इनकी रचना का नाम क्या है? गुने नगमा, रूह कायनात और तराना ए इश्क। इनका देहांत जो है 1982 में दिल्ली में हुआ। अगले व्यक्ति कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ? इलाहाबाद में 1907 में। अब आपको पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और आपको पता होगा ये बात, भली बात ही, कि अमिताभ बच्चन का घर पहले जो है इलाहाबाद में ही था। तो देखिए इनकी कर्मभूमि इलाहाबाद थी। ये जो है पेशे से अध्यापक, लेखक और कवि थे। इनकी कर्म क्षेत्र का मुख्य विषय था कविता, कहानी, आत्मकथा और रचनावली।
अब देखिए इनकी रचनाओं का नाम, तो देखिए दोस्तों इनकी रचनाओं का नाम था मधुशाला, मधु कलश, तेरा हार, निशा, निशा निमंत्रण, जन गीता और दो चट्टाने। और इनमें से जो मधुशाला है ये काफ़ी फेमस है, तो ये जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है जिसमें रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये मधुशाला इनकी किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, याद रखिए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका देहांत जो है 2003 में मुंबई में हो गया। अब मुंबई में इनका देहांत इसलिए हुआ कि हरिवंश राय बच्चन के लड़के थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बाद में मुंबई फिल्म सिटी में आ गए और यहीं पर रहने लगे, तो ये भी इन्हीं के साथ रहते थे और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। अब अगला व्यक्तित्व जो है वो है महादेवी वर्मा। यह भी एक पेशे से जो है कि लेखिका थी। तो देखिए इनका जन्म 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। इनकी कर्मभूमि इलाहाबाद थी तथा इनका मुख्य काम जो है लेखन और शिक्षण था। इनकी विषय वस्तु क्या थी? तो गीत थी, रेखाचित्र, स्मरण और निबंध रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? तो दीप शिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, चलचित्र और पथ के साथी। याद रखिएगा। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हो गई थी। अब अगले व्यक्ति देखिए जयशंकर प्रसाद हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनकी कर्मभूमि वाराणसी और कर्म क्षेत्र जो है कविता एवं नाटक और उपन्यास लेखन रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, बहुत बार पूछा गया है, चित्रधार, आंसू, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी और अजात शत्रु। इनका जो है देहावसान वाराणसी में ही हुआ 1937 में, काफी कम उम्र में। अब देखिए अगले प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। इनका क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद्र। अब देखिए इनका जन्म जो है वाराणसी के लमही गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। एग्जाम में ये बात पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव। इनके पिता का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल। माता का नाम आनंदी देवी। अब इनकी कर्म भूमि जो है यह गोरखपुर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जन्म तो लिए थे वाराणसी में, लेकिन इनकी कर्म भूमि जो है गोरखपुर रही और कर्म क्षेत्र जो है लेखन रहा। इनके लेखन का जो है विषय मुख्यतः ग्रामीण समाज रहता था। तो इनकी रचनाएं कौन सी थी? तो गोदान थी, गबन थी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी रचनाएं जो है सारी जो है प्रसिद्ध हैं, सारी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। गोदान भी पूछी जा चुकी है, गबन भी, नमक का दरोगा बचपन में आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी, और बड़े घर की बेटी। और इनकी मृत्यु जो है कि 1936 में वाराणसी में हो जाती है। अब देखिए अगले जो व्यक्ति हैं वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। अब शायद ही आपने इनका नाम सुना होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, लेकिन इनके काम जो है यूपी के लिए कुछ बड़े हैं, उसको मैं बताता हूँ। तो देखिए इनका जन्म जो होता है कि 1890 में प्रयागराज में होता है। इन्होंने कांग्रेस नेता, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और पत्रकार इत्यादि के रूप में अपनी भूमिका निभाई। यह जो है कि प्रताप समाचार पत्र के एडिटर थे। अब आपको ध्यान रखना है कि समाचार पत्र जो है प्रताप के एडिटर थे। तीन कठिया प्रथा से पीड़ित शोषित किसानों की शोचनीय दशा को प्रताप समाचार पत्र में प्रकाशित कर प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब ध्यान रखना है कि प्रताप जो है कि हिंदी समाचार पत्रिका थी और जो है कि उत्तर प्रदेश की पहली हिंदी समाचार पत्रिका थी प्रताप। तो इसीलिए इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है। शेख चिल्ली की कहानियां तथा अन्य रचनाएं इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो अब शेख चिल्ली की कहानियां आप लोगों ने साथ पढ़ी होगी, तो ये इनकी रचना थी, गणेश शंकर की विद्यार्थी की। 25 मार्च 1931 को कानपुर में जो है हिंदू मुस्लिम दंगा शांत कराने के दौरान इनकी निर्मम हत्या हो गई।
तो आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम दंगा जो है 1931 में कितना विकराल था कि एक महान इंसान की मृत्यु हो गई। और आज भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा जो है हो ही जाता है। अगले व्यक्ति जो है कबीरदास। इनका नाम तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई धरती पे इंसान ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। अब देखिए, कबीरदास का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। जो इनके पालक जो थे निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा थे। ये जो है रामानंद के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तो याद रखिए, इन्हें विद्यालयी शिक्षा तो नहीं मिली थी, परंतु यह कहा जाता है कि ये देश काल और परिस्थितियों की गहरी समझ रखते थे। अब कैसे रखते थे आप समझ सकते हैं। ये रामानंद के शिष्य थे, परंतु अपनी रचनाओं के माध्यम से कबीरदास जो है समकालीन सामाजिक कुरीतियों पर गहरा प्रभाव जो है प्रहार किया। अब आपने सुना होगा कि अरे तुम क्या, मतलब किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम तो समाज के बारे में समझते ही नहीं, तुम देखे ही नहीं, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या पता समाज की कुरीतियों के बारे में। तो देखिए, इन्हें विद्यालयी शिक्षा मिली नहीं और देश काल जो है कि परिस्थितियों की गहरी समझ कैसे रखते थे। तो होता है, ये काफी जो है कि डिसेंट पर्सनालिटी थे। अब देखिए, सबद, साखी, रमैनी, इनकी जो है इत्यादि जो शीर्षक वाली इनकी रचनाएं जो है बीजक में संग्रहित है। तो बीजक इनकी जो है रचना है, आप याद रखिए। इनकी कर्मभूमि काशी थी और कर्म क्षेत्र अवधि, सदुकड़ी और पंचमेली खिचड़ी भाषा में रचनाओं के माध्यम से समाज सुधार कार्य करते थे। और इनकी मृत्यु जो है कि मगहर में हुई। कहाँ है? संत कबीर नगर। ये जो है कि संत कबीर नगर हमारा दक्षिण पूर्व का जिला है। अब ध्यान दीजिए कि इनकी कर्म भूमि तो बनारस थी, लेकिन इनकी जो कर्म क्षेत्र है वो अवधी भाषा में, सदुकड़ी में और पंचमेली खिचड़ी भाषा में थी। तो याद रखिए। अब आगे देखिए, सूरदास है। इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग के निकट रुनकटा गांव में हुआ। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। तो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ा। इनकी कर्म भूमि जो है मथुरा आगरा तक रही। कर्म क्षेत्र जो है सगुण भक्ति काव्य रहा। इनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी जो है नल दमयंती और ब्याहलो आदि ब्रज भाषा में थी। और नाम से आप देख सकते हैं कि इनका जो मुख्य विषय था भक्ति था। अब देखिए, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जो है वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। यद्यपि इन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ी ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। तो ये सब उस टाइम आपको अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो रस है, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो ये जो है इसके सम्राट माने जाते हैं। इनका निधन जो है मथुरा में होता है और इसीलिए देखिए, ये इनकी कर्मभूमि जो थी मथुरा में थी और इसीलिए ये मथुरा में ब्रज भाषा प्रचलित होता है। तो ये इनकी रचनाएं जो थी ब्रज भाषा में थी और इनका जन्म भी देखिए आगरा मथुरा मार्ग पे ही होता है। तो सूरदास कहाँ के थे? मथुरा के। अब देखिए, तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के राजापुर में होता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो इनका नाम तुलसीदास दुबे हुआ। टेक्निकली इनका नाम क्या था? तुलसीदास दुबे। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। और इनके गुरु कौन थे? नरहरि। ध्यान रखिए, इनके गुरु का नाम था नरहरि दास, इसीलिए अपना नाम जो है तुलसीदास कर लिए। तुलसी दुबे से तुलसीदास। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो काफ़ी फेमस है रामचरितमानस। अब देख सकते हैं कि इनका नाम, बचपन का नाम क्या है? राम बोला। और इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, राम सतसई, कवित्त रामायण, रामलला न छू आदि जो है अवधी भाषा में की। जबकि विनय पत्रिका इनकी ब्रज भाषा में रचित रचना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारी भाषाएं तो इनकी अवधी भाषा में है, लेकिन ये जो विनय पत्रिका है यह ब्रज भाषा में है।
इनका विवाह जो है पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। और इनकी रचना भी देखिए, रत्नावली के कटु वचन से इन्हें वैराग्य हो गया था। तो इनका विवाह रत्नावली से हुआ, लेकिन रत्नावली जो थी थोड़ा कटु वचन बोलती थी, तो इससे जो है कि ये अलग हो गए, वैराग्य हो गया, इनको चिढ़ हो गया। विराग मतलब राग मतलब आनंद से ये अलग हो गए। और इन्होंने जो है कि रत्नावली इनकी वाइफ का नाम था, गीतावली इनकी रचना थी। अब अगले व्यक्ति जो है वो रविदास हैं, जिनको रैदास भी कहा जाता है। और अगले और लास्ट हमारे व्यक्तित्व हैं ये। इनका जन्म जो है कि काशी के सिर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु था, माता का नाम घुरबिनिया। इनकी कर्म भूमि काशी थी, लेकिन कर्म क्षेत्र जो है समाज सुधार व लेखन रहा। इनके गुरु का नाम था रामानंद। तो अभी हमने पढ़ा कि रविदास के गुरु का नाम गुरु कौन थे, तो रामानंद। और जो है हमने यहाँ कबीरदास और रविदास दोनों के गुरु का नाम रामानंद है। रैदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। रैदास ने जो है बानी नाम से कुछ छंदों की रचना की, जिसका प्रसिद्ध वाक्य था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रैदास का मानना था कि राम, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम है। इनकी रचनाएं जो थी अरबी एवं फारसी भाषा में थी। इनका पंथ था रैदासी पंथ। इस मत में सर्वाधिक अनुयायी जो थे उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रविदास जयंती मनाई जाती है बनारस के सिर गोवर्धन में, उसमें पंजाब के काफ़ी लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, पंजाबी लोग। तो इसका रीज़न यही था, क्योंकि इनके अनुयायी जो है अभी तक उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में हैं। तो दोस्तों, यह हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, या जो है कि मध्यकालीन इतिहास, तो हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास से जो है आधुनिक इतिहास तक के सारे जो है प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व थे, उनके बारे में पढ़ा। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसमें से आप बताइए कि कितने लोगों को जो है उत्तर प्रदेश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, या आप कमेंट में लिख के बताइए। तो दोस्तों, धन्यवाद।